आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। यानी कि जैसे कि तुम जानते हो कि हमारे अंदर जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है वो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है लगातार। जैसे कि तुम्हारे किडनी ने फंक्शन किया, साथ ही साथ तुम्हारा यूरिन ब्लैडर भी फंक्शन कर रहा है, हार्ट भी फंक्शन कर रहा है, या तुम चल रहे हो तो तुम्हारे हाथ पैर अपने आप हिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है फिजिकली और केमिकली जो भी तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको मेंटेन करके रखना, उसके अंदर कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत पैदा ना होने देना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ अनदर, और कोई तीसरा काम कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास हार्ट आया और किडनी है, हार्ट ने भाई ब्लड को भेजा किडनी तक और किडनी ने क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, तो एनर्जी की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। साथ ही साथ तुम्हारी जो मस्कुलर की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज, और तुम्हारा जो ब्लड है, ब्लड भी बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा और ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो वहाँ पर तुम्हारा रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। नॉर्मली 15 से 16 बार रेस्पिरेशन कर रहे हो एक मिनट में, फिर करोगे 16 से 20 बार, इस तरीके से तुम रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा दोगे। ठीक है, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लू वे ब्लड वेसल्स, यानी कि साथ ही साथ तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इंक्रीज ब्लड फ्लू, और जो तुम्हारा खून बह रहा था नॉर्मली तरीके से वो अब बहुत तेज़ी से बहेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जब फिजिकल एक्सरसाइज तुम स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे, द एक्टिविटीज ऑफ नर्वस, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। यानी कि जिस तरीके से तुमने फिजिकल एक्सरसाइज को रोक दिया, स्टॉप कर दिया, द एक्टिविटी ऑफ नर्वस, जैसे नर्वस की एक्टिविटी होगी, लंग्स हो गए, हार्ट, किडनी, ग्रेजुअली रिटर्न मतलब हल्के हल्के अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो वो पहली पोजीशन थी उनके, या नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। बिकॉज तुमने देखा होगा जब भी तुम भागने जा रहे हो सुबह सुबह या एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे तुमने भाग खत्म कर दिया, रनिंग खत्म कर दी तो तुम्हारा हार्ट रेट एकदम लो 72 हो गया, नहीं, आराम आराम से कम होता है, आराम आराम से सारी चीज़ें स्लो होती है, नॉर्मल कंडीशन में आती हैं। थर्स द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड वेल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। उसने बता दिया कि भाई अगर तुम फंक्शन कर रहे हो, जैसे कि थर्स द फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का फंक्शन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, ये जो ऑर्गन है ये भी कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, एक दूसरे को देख देख कर या एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। भाई उसने कर लिया, लो मैंने भी कर लिया, इस तरीके से काम करते हैं। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinated and integrated all activities of the organ so they function in a synchronized fashion। ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास न्यूरल सिस्टम है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है जॉइंटली, यानी कि तुम्हारे अंदर वाली चीज़ों को देखकर कोऑर्डिनेटेड, मतलब अंदर वाले ऑर्गन्स को देखकर कि तुम्हारे अंदर के ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से तुम्हारा फंक्शन होगा ऑर्गन में भी। ठीक है, और वही तुम्हारे को बाहर दिख जाएगा कि फिजिकली भाई इसकी जो सेहत है वो ज़्यादा अच्छी है, ये हेल्थी रह रहा है, तो वो सारा का सारा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर जो ऑर्गन्स है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यह कितने कोऑर्डिनेटेड काम कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज्ड फैशन, यानी कि ये एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है कि समझना, एक दूसरे को उस फैशन में काम करते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे को ऑर्गेनाइज, एकदम बेहतरीन तरीके से एक नेटवर्क बनाता है। ऐसा नहीं कि भाई जाल फैला हुआ है, उलझा ही नहीं मिल रहा, नहीं, बिल्कुल जाल ऐसा फैला हुआ होगा जो ऑर्गेनाइज होगा, बना हुआ होगा, ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन, जिससे कि तुम आराम से इजीली एक दूसरे को देखकर काम कर सको।
द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकली इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड कराता है। देखो एंडोक्राइन होता है और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन हम उसे बोलते हैं कि जिसके अंदर हार्मोन्स उधर ही के उधर ही रिलीज हो, उसमें डक्ट लेस होता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और जो एक्सोक्राइन होता है उसके अंदर डक्ट आ जाती है, कोई भी हार्मोन रिलीज होगा वो डक्ट के द्वारा होगा। केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, यहाँ पे केमिकल आ जाएंगे जिसके द्वारा हार्मोन्स निकलेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम ह्यूमन का, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से तुम्हारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन वर्क करता है, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या नर्व किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ सिनेप्स, और इम्पल्स किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है सिनेप्स तक। ओके, तो अब हमारा एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये बोल रहा है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो हमारा न्यूरल सिस्टम मिलके बना है एनिमल्स के अंदर न्यूरॉन से, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि बॉडी किससे मिलके बनी है तो तुम्हारा आंसर होगा कि सेल से मिलके बनी है। इसी तरीके से अगर पूछा जाएगा कि न्यूरल सिस्टम किन से मिलके बना है या किन सेल से मिलके बना है, दैट इज़ न्यूरॉन्स। किन से मिलके बना है? न्यूरॉन से। विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। डिटेक्ट मतलब समझते हैं और रिसीव लेते हैं, एंड ट्रांसमिट और उसको पहुंचा देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, हर जगह पर जहाँ से किसी भी चीज़ का एहसास हुआ वहाँ पर वो उसको पहुंचा देंगे कि हमारे को इस जगह से एहसास हो रहा है, ठीक है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल। न्यूरल का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है। इन लोअर इनवर्टिब्रेट, अगर हम लोअर वर्टिब्रेट की बात करेंगे तब उसके अंदर सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा ले लें, ये पहले चैप्टर का है। इट इज़ कम्पोज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इसके अंदर काफ़ी सारे नेटवर्क्स होते हैं न्यूरॉन्स के। द न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ ख़ास तरीके का न्यूरल सिस्टम होता है जो कि ऑर्गेनाइज होता है बढ़िया तरीके से इंसेक्ट के अंदर। किसके अंदर? कीड़ों के अंदर। तो पहला जो सिंपल सा है वो हाइड्रा के अंदर होता है, और अगर हम बात करेंगे बेटर ऑर्गेनाइज किसके अंदर होता है? इंसेक्ट के अंदर होता है। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड अ न्यूरल टिश्यू, जहाँ पर ब्रेन के साथ साथ ब्रेन होता है, एक ब्रेन होगा और नंबर ऑफ गैंग्लिया, और उसके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ तुम बोलोगे न्यूरल टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, भाई जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास जो न्यूरल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ऐसा ही नहीं है कि भाई खाली गैंग्लिया मिल गए, ब्रेन मिल गया, लो बन गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बिल्कुल डेवलप हो रखा है बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा न्यूरल सिस्टम। ओके, आ जाओ, अब हमारे पास स्टार्ट होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिंपली हम बोल सकते हैं CNS, और अगर हम PNS की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमने दो तरीके के सिस्टम डिवाइड कर दिया अलग अलग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें देखने को मिल रही है, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये वो साइट है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और उस चीज़ को कंट्रोल कर देगी। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पास भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और ब्रेन में तो भाई तुम्हारे को पता है कि सारी चीज़ें कहाँ भाई प्रोसेस होती हैं। ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ देख रहे हो, किसी भी चीज़ को समझ रहे हो तो रिकॉग्नाइज, किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो ब्रेन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड के पास भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, अब देख लो, द PNS comprises फॉर ऑल द नर्व्स। अगर हम PNS की बात करेंगे तो इसके अंदर सारी की सारी नर्व्स आ जाएंगी ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये लगी होती हैं CNS से, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर टू टाइप्स। अगर हम PNS की नर्व की बात करेंगे तो ये दो तरीके की होती हैं, एक है हमारे पास एफरेंट फाइबर्स, दूसरा है इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। एफरेंट इफरेंट ये हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। एफरेंट का मतलब होता है आने वाला, इफरेंट मतलब ले जाने वाला, ओके। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट, एफरेंट नर्व जो है वो ट्रांसमिट कराती है यानी कि पहुंचाती है इम्पल्स, झटके को फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन to the CNS तक। एंड द एफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलरली इम्पल्स फ्रॉम द CNS, और जो तुम्हारे पास CNS होगी
ठीक है, वो रेगुलेटरी इम्पल्स होगी बार बार फ्रॉम टू द सीएनएस तक टू कंसर्ट पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन्स, कि वो समझ जाए कि ये पेरिफेरल से आया है या उस टिश्यू से हमारे को इम्पल्स मिल रहा है। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू divisions called somatic neural system and autonomic neural system। देखो पीएनएस अभी हमने पढ़ा, पीएनएस के अंदर दो नर्व्स आती हैं, डेट इज कॉल्ड एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स दो तरीके की आती है, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। फिर हमने पढ़ा पीएनएस डिवाइडेड, पीएनएस को डिवाइड कर दिया है हमने सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेस इम्पल्स, जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है वो रिले करता है, समझता है इम्पल्स को फ्रॉम द सीएनएस से टू द स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल से? स्केलेटल मसल्स। वेल द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। अब हम तुम्हारे को एक बात बता दें कि सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो वर्क करता है स्केलेटल मसल्स पर। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ बोलना, तो मैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम को ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड कर रहा हूँ कि भाई बोल, तब मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम की बात करूँगा तो ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पर वर्क करता है। जैसे कि मेरा हार्ट बीट चल रहा है, मेरे लंग्स बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा काम करेगा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, या हम बोल सकते हैं हमारे स्मूथ मसल्स, जो कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्मूथ मसल्स में भी हमारा सीएनएस वर्क करता है, जिसका मतलब है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को वापस से हमने क्लासीफाई कर दिया सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पैरा सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये दो सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कि हार्ट रेट किसकी वजह से बढ़ती है और हार्ट रेट किसकी वजह से घट जाती है। तो पैरा सिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास जो हमारा हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ होने लगता है। विसिरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इज़ द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर कोई भी पूछेगा कि विसिरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, तो उसका आंसर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है विसिरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इसमें गुच्छा आ जाता है तुम्हारे नर्व्स का, जैसे कि फाइबर्स हो गए, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस, ये हमारे अंदर विसिरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। बाई विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रेवल करके जाएगा विसिरा में, एंड फ्रॉम द विसिरा और फ्रॉम विसिरा से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसी फाइबर से या इसी गैंग्लिया से, इसी रास्ते से ही जाएगा और इसी ही रास्ते से आ जाएगा। ओके, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? न्यूरल सिस्टम का। ये बात हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ रखा है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ आवर लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसी तरीके से ये भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसका? न्यूरल सिस्टम का। अ न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक न्यूरॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। इसके अंदर 3 बड़े बड़े पार्ट्स आते हैं, नेमली कॉल्ड सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। ये 3 बड़े बड़े पार्ट्स हैं जिनको हम रेड से कर दे रहे हैं। ओके, द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, और जो इसकी बॉडी होती है न्यूरॉन्स की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म होता है, विद टिपिकल सेल ऑर्गेनील्स, और उसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, एंड सर्टन ग्रेन्यूल्स, और कुछ ग्रेन्यूल बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। अगर कोई पूछेगा कि न्यूरॉन के अंदर कौन से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तब तुम्हारा आंसर होना चाहिए नेजल ग्रेन्यूल्स। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो, और शॉर्ट फाइबर्स निकलेंगे जो बार बार रिपीट होंगे ब्रांच में, उसकी टहनियों में, ठीक है, और एक सेल बॉडी बना लेंगे या सेल बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, जैसे ये निकल रहे हैं तुम्हारे पास। कंटेन नीसल ग्रेन्यूल्स एंड और कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके ऊपर वहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ये बोल रहा है कि मेरा पेन कहाँ गया, ओके, यहाँ तक ये बोल रहा है, यहाँ तक यानी कि डेंड्राइट्स तक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखो, दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। ये जो है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं सेल बॉडी तक। द एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर। जो तुम्हारे पास एक्सॉन दिख रहा है वो एक लॉन्ग फाइबर है। एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर दैट डिस्टल एंड ऑफ इच ब्रांचड, जो इसके डिस्टल आएगी यानी कि नीचे वाला पेड़ आएगा, उसमें क्या होंगे? ब्रांचेस होंगे, ब्रांचड,
Okay, branched, each branch terminate as a bulb like structure called synaptic node। और जो तुम्हारे को bulb like structure देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो फूला हुआ पार्ट देखने को मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं synaptic node, which possess synaptic vessels containing chemical called neurotransmitters। और इससे जो केमिकल्स निकलता है या कंटेन करता है, ठीक है, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। ये बोल रहा है कि जो एक्सॉन है वो ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है नर्व इम्पल्स यानी कि उस झटके को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर, टू सेनेप्स तक, और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या उसके बीच में जो जंक्शन बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि इसके नीचे एक और न्यूरॉन आएगा तो वो न्यूरॉन जो निकालेगा वो इससे होगा, ठीक है, इससे इसको इम्पल्स भेजा, वो उसको भेजेगा, इससे निकलने वाला केमिकल दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइड्स, बेस्ड किसके ऊपर है कि भाई कितने एक्सॉन्स और डेंड्राइड प्रेजेंट हैं। द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। वी नो डैट मल्टीपोलर, ओके, विथ 1 एक्सॉन। इसका एक्सॉन तो एक होगा, इसको हम राइट से कर रहे हैं, इसका एक्सॉन क्या होगा, एक होगा, एंड 2 और मोर डेंड्राइड्स, या ए दो से ज़्यादा क्या होंगे बेटे, डेंड्राइड्स। यहाँ पे डेंड्राइड्स जो है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन एक्सॉन जो है वो एक ही रहेगा, ये कहलाएगा मल्टीपोलर। फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत डीपली बात है, तो ये आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर, अगर हम बाइपोलर की बात करेंगे, विथ 1 एक्सॉन, इसके अंदर एक्सॉन तो एक ही आता है, एंड 1 डेंड्राइड्स, और डेंड्राइड्स भी एक ही आता है, डेंड्राइड्स भी एक ही आता है। एक्सॉन और डेंड्राइड हमारे पास यहाँ पर देखने को जो मिल रहे हैं वो एक एक ही देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा हमारे को कहलाता है बाइपोलर। फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। और कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका आंसर है रेटिना ऑफ आई, ओके, आंखों के अंदर पाया जाता है। एंड यूनिपोलर, अगर हम यूनिपोलर की बात करेंगे, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, जो सेल बॉडी होगी उसके अंदर एक ही एक्सॉन होगा ओनली। फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज रिप्रोडक्टिव वाले से तुम अगर चैप्टर पढ़ रखा तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। यहाँ पर अगर हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि 2 तरीके के एक्सॉन हो सकते हैं, नेमली मैलिनेटेड, एक हमारे पास मैलिनेटेड आ गया, दूसरा जो है वो है नॉन मैलिनेटेड, ठीक है। द मैलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इवॉल्व विथ स्वान सेल्स। जो मैलिनेटेड होंगी उसके अंदर स्वान सेल देखने को मिलेंगे तुम्हारे को। विच फॉर्म अ माइलिन शीट, जो बना लेंगी माइलिन शीट को अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट और कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवर। ये बोल रहा है कि माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवर। मैलिनेटेड नर्व फाइबर और फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ये बोल रहा है माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर कहाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि माइलिनेटेड नर्व्स पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या हम बोल सकते हैं क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। इसको भी हम रेड में कर देना, रेड वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, नोड्स जो हैं वो ऑफ रेनवर कहलाते हैं, जो इनके बीच में गैप है। अभी हम स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, आगे देखो। अनमाइलिनेटेड नर्व्स यानी कि जिसके ऊपर स्वान सीट नहीं लगी हुई होगी, ठीक है। तो हाँ, नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीट। बोल दिया कि उसके पास माइलिन शीट नहीं होगी अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ, एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये अभी हमने पढ़ा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे को देखने को मिलेगा नॉन मैलिनेटेड, ठीक है, यानी कि वहाँ पर मैलिनेटेड शीट नहीं होगी। क्लियर हो गया। ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको थोड़ा हम गौर से देख लेते, थोड़ा सा हम माइनस कर लें, ओके, कूल, यस। देखो हमारे पास ये जो है डेंड्राइट्स कहलाते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये रिसीव करते हैं, ठीक है। और ये जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेजल ग्रेन्यूल्स। और ये नेजल ग्रेन्यूल्स, एक बात याद रखना, नेजल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो सेल बॉडी के अंदर ही अंदर पाए जा रहे हैं, एक्सॉन्स में नहीं आ रहे, ठीक है। ये हमारी सेल बॉडी हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये स्वान सेल्स हो गई, ठीक है, माइलिनेटेड के अंदर। ये एक्सॉन हो गया,
ठीक है, बीच वाला जो लॉन्ग हमारे पास लंबा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये एक्सॉन हो गया। और हमारे को ये देखने को मिल रहा है मैलिन शीट, ठीक है, ये एक शीट लग रही है एक्सॉन के ऊपर, डेट इज कॉल्ड मैलिन शीट। नोड ऑफ रेनवर हम उसे बोलते हैं, दो मैलिन शीट के बीच की जगह को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवर। और फिर हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल आ गया, ठीक है, जहाँ पर एक्सॉन खत्म होने वाला है। फिर हमारे पास आ गया सिनेप्टिक नोब, और ये आ गया सिनेप्टिक नोब जो हमारे को बल्ब तरीके के, बल्ब लाइक दिखते हैं स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे, ठीक है, जो केमिकल होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि किस तरीके से जो इम्पल्स है वो जनरेट होता है और किस तरीके से कंडक्शन हो जाता है। कंडक्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से वो पहुंच जाता है, ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे। और बाकी हमने पिछली वाली वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये डेंड्राइट्स, नेजल ग्रेन्यूल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे को ये हाईलाइट वाली एनसीईआरटी चाहिए तो मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो। ओके, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल। न्यूरॉन्स जो है वो कैसी सेल्स हैं? एक्साइटेबल सेल्स हैं, मतलब उनको अगर तुम थोड़ा सा भी छू लो तो वो एक्साइटेड हो जाती हैं, मतलब उत्साहित हो जाती हैं, ऐसा कह सकता हूँ। बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब होता है एक तरीके से चार्जेबल, यानी कि पोलराइज्ड जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज अगर पाए जा रहे हैं एक दूसरे का ऑपोजिट, तो उसको हम पोलराइज बोल देते हैं। स्टेट में डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। अब ये पूछ रहा है क्या तुम बता सकते हो कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड क्यों है, ठीक है। इसका आंसर तो मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूं, और बाकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, थोड़ा सा धैर्य रखें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है कि काफ़ी अलग अलग तरीके के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल। ये जो चैनल्स हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल हैं टू डिफरेंट आयंस, अलग अलग आयन के लिए। व्हेन अ न्यूरॉन, जब एक न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, यानी कि जब एक न्यूरॉन कोई भी कंडक्ट नहीं कराता है, कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा रहा है, वी नो डैट रेस्टिंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो रेस्ट में पड़ा हुआ, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा अभी। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल। अब ये क्या बोल रहा है कि जो एक्सोनल है हमारे पास, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज अ कंपैरेटिवली मोर परमेबल, ये ज्यादा परमेबल है। परमेबल का मतलब पढ़ा होगा तुमने, परमेबल इम्परमेबल। परमेबल का मतलब होता है एक तरीके से छन्नी समझ लो, कि अगर ज्यादा परमेबल होगी तो पानी बहुत जल्दी से निकल जाएगा उस जगह से, और अगर इम्परमेबल होगी तो उसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। टू पोटेशियम आयन, ये बोल रहा है कि मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है और इसमें क्विज भी आते रहते हैं। एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन, लेकिन इम्परमेबल हो जाती है। नियरली बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्परमेबल होगी, नियरली, ठीक है, इम्परमेबल हो जाएगी तुम्हारे सोडियम आयन के लिए। सिमिलरली, इसी की तरह हालांकि द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कि इसमें है तो इसमें भी बता रहा है कि इम्परमेबल जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन पे होता है, प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, जो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। कंसिक्वेंसली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। ये बोल रहा है एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक्सोप्लाज्म के अंदर द एक्सॉन कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे मात्रा या वहाँ पे किसी भी चीज़ की जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, ऑफ पोटेशियम। तो ये बोल रहा है कि पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है या पोटेशियम वहाँ पर उस साइड में ज़्यादा है। एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। अब ये वाली लाइन जो है इसे थोड़ी घुमा दी है, ये बोल रहा है नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है और साथ ही साथ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, यानी कि देखो हाई कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है हमारे पास, पोटेशियम रहने वाला है इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि एक्सॉन के अंदर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम का। लेकिन अगर मैं बात करूं उसी अंदर की, तो उसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगी और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम होगा। लेकिन हमारे पास जो सोडियम की मतलब क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लो रहने वाली है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है।
In contrast, the fluid outside the axonal contain a low concentration of potassium। वही बात बोल रहा है कि अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो वो लो कंसंट्रेशन हो जाएगी बाहर पोटेशियम में। ये तो कोई लॉजिक वाली बात है ही नहीं, मतलब इसमें बताने वाली बात कुछ थी ही नहीं। ये बोल रहा है कि अगर भाई पोटेशियम अंदर ज़्यादा होगा तो बाहर कम होगा, तो ये बोल रहा है कि बाहर अगर कम है पोटेशियम तो अंदर ज़्यादा होगा, और मान लो अंदर ज़्यादा है पोटेशियम की कंसंट्रेशन तो बाहर कम होगी। तो वही बात लिखी हुई, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, और हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी सोडियम की बाहर की तरफ, ठीक है। एंड थस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी की वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं concentration gradient। Okay, these ionic gradient across that resting membrane are maintained by the active transport of ion by the sodium potassium pump, which transport 3 sodium outward for 2 potassium। देखो हम बताएं, ये बोल रहा है कि ये जो आयनिक ग्रेडियंट है इसी की वजह से मेम्ब्रेन रेस्टिंग पर रहती है और अपना आप को मेंटेन रखती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑफ आयन को बाय द सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। यानी कि एक तरीके से पंप भी पाए जाते हैं वहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम को पकड़ पकड़ के बाहर फेंकेंगे या अंदर रखेंगे। समझ पाए मेरी बात? अभी हमने बात करी थी इम्परमेबल की और परमेबल की, ठीक है, क्लियर हो गया वहाँ पे बात कि सोडियम के लिए हमारे पास वो भाई इम्परमेबल था और पोटेशियम के लिए हमारे पास परमेबल था। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि अभी वहाँ पर जो है वो चैनल पाए जा रहे हैं, या मैं बोल सकता हूँ पंप पाए जा रहे हैं। पंप का मतलब समझ रहे हो, धक्का लगाने वाले। तो पंप जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप है जो एक्टिव होते हैं और वो आयन को पकड़ पकड़ के बाहर फेंकेंगे और जो उनको चाहिए वो अंदर ले लेंगे, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट, अब बोल भी रहा है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 सोडियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ फॉर 2 पोटेशियम, और भाई 2 पोटेशियम के लिए, भाई इन्होंने मान लो 3 बाहर की तरफ निकाला तो 2 पोटेशियम ले लेंगे। इन टू द सेल के अंदर एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses a positive charge while its inner surface। अब ये बोल रहा है कि जो एक्सोनल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला, लेकिन बाहर वाली तरफ पर, ठीक है, आउटर सरफेस पे। ये वाली बात याद रखना हमारे को। अब इनर सरफेस की बात करेंगे तो यहां पर देख लो, इनर सरफेस बिकम अ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड देयरफॉर इज अ पोलराइज्ड, और इसी की वजह से ये पोलराइज हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये देखो Na अंदर जा रहा है, यहाँ से Na अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अभी अंदर के साइड में कैसा है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन आगे वाली में देखोगे तो पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो ये वाला पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। इसकी वजह से एक पोलराइज मीडियम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ ही साथ ये जो कंडीशन तुम्हारे को देखने को मिल रही है ये वो कंडीशन है जो रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। इसमें रेस्ट पर रहेगी तुम्हारी न्यूरॉन्स, लेकिन यहाँ पे रेस्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है या कुछ ना कुछ सेंस कर लिया न्यूरॉन ने, इसलिए ये अंदर बाहर कर रहे हैं पोटेशियम को। ओके, चलो आगे देखो। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलॉन्ग एन एक्सॉन। ये बोला है क्या तुम्हें बेचैनी है ये जानने के लिए कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है और किस तरीके से वो वर्क करती है और एक एक्सॉन से लेकर दूसरे एक्सॉन में किस तरीके से वो पहुंच जाती है। बेचैनी है या नहीं है बताओ भाई। व्हेन अ स्टिमुलस, जब एक स्टिमुलस होता है यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को उत्साहित करते हैं, इज अप्लाई एट अ साइड, एक साइड पर ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे, द मेम्ब्रेन एट द साइड अब बिकम फ्रीली परमेबल टू Na+। सोडियम के लिए वो फ्रीली परमेबल हो जाती है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर तुमने किसी के हाथ को टच किया, जैसे ही तुमने उसके हाथ को टच किया तो जो सोडियम होगा वो फ्रीली परमेबल हो जाएगा उस मेम्ब्रेन के लिए, यानी कि वो अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। दिस लीड टू अ रैपिड इन्फ्लेक्स ऑफ सोडियम, और बहुत तेजी से सोडियम इन्फ्लेक्स कर जाएगा। फ्लोड बाय, इन्फ्लेक्स का मतलब अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी एट द साइड वी नो डेट। अब देखो यहाँ पर अभी हमारे सारे के सारे जो सोडियम के आयन थे, जिससे कि किसी ने तुमको छुआ तो सारे के सारे सोडियम आयन्स तुम्हारे एक्सॉनल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच गए, बहुत तेजी से पहुंच गए। साथ ही साथ और दूसरी बात ये बोल रहा है कि अगर हम दूसरी साइड में देखें तो वी नो डेट द आउटर सरफेस, जो बाहर की सरफेस है, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन की बिकम नेगेटिवली चार्ज। कैसे हो जाती है,
निगेटिवली हो जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर उधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव आना लाजमी है, और अगर इधर निगेटिव हो जाएगा तो उधर पॉजिटिव जाना बहुत लाजमी हो जाएगा। ओके, चार्ज एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली, और अंदर की जो साइड होगी वो कैसी होने वाली बच्चे, पॉजिटिवली होने वाली है। ठीक है, इसको हम लाल से कर दें। ओके, वैसे मेरे को ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइज देखो यार, अगर तुम मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज थस रिवर्स्ड। क्या बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन की पोलरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाएगी, एंड हैंस डीपोलराइज्ड, और वापस से वो कैसे होने वाली है, डीपोलराइज होने वाली है। अभी पोलराइज होती है, अब डीपोलराइज होगी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, उस साइड को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। वहाँ पे कोई ना कोई हरकतें हुई हैं, इसके वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे वोल्टेज के तरफ। ठीक है, पोटेंशियल, हाँ उसी को बोलते हैं हम। विच इज़ इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, जिसको हम भाई कहते हैं, एक नाम दे दिया है नर्व इम्पल्स तरीके से। ठीक है, एट साइट इमीडिएटली अहेड, अभी बोल रहा है कि एक साइट है जहां पे अहेड है द एक्सॉन और एक एक्सॉन है। मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज है ऑन आउटर सरफेस की तरफ। ठीक है, कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, ये वही वाली बात आ रही है, और निगेटिव चार्ज है हमारा इनर सरफेस। एज अ रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट की बात करें ना बच्चे, अ करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू साइट बी। ये बोल रहा है कि जो करंट फ्लू होगा, क्वेश्चन आ सकता है कि करंट फ्लू होता है तो कहां से कहां होगा, बोलना है तुम्हारे को इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी। कहां से, ए से बी पर तुम्हारे को करंट जो है वो फ्लू हो जाएगा, बह जाएगा अंदर की तरफ से। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस, अगर हम बाहर सरफेस की बात करेंगे तो बाहर सरफेस पर ये वाली बात याद रखना है कि जो फ्लो होगा करंट का वो बी टू ए होगा। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किट, क्योंकि कंप्लीट करना है सर्किट को ऑफ द करंट फ्लो। ठीक है, ए टू बी गया तो बी टू ए जाना लाजमी है। ठीक है, जैसे कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास करंट फ्लो होता है तो हमारे पास नेगेटिव वाली जो टर्मिनल होता है वो होना ही चाहिए, नेगेटिव वाली खुंटी होना ही चाहिए बैटरी के अंदर। अगर वो नहीं है या तुम्हारे पास नेगेटिव वाला तार नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर ए से बी जा रहा है इनर सरफेस में तो बाहर की सरफेस में बी टू ए जाना ही चाहिए, तब जाकर पूरा का पूरा सर्किट जो है वो तुम्हारा कंप्लीट होगा और करंट फ्लो हो पाएगा। क्या समझे मेरी बात, थोड़ी सी फिजिक्स लगा लो। हेंस द पोलरिटी एट द साइट रिवर्स, और जो पोलरिटी वहां पर रिवर्स हो जाएगा, एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। अब क्या बोल रहा है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कौन सी साइड पर, बी वाली साइड पर। थस द इम्पल्स, अभी बोल रहा है कि इम्पल्स जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। ये बोल रहा है कि इम्पल्स जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ साइट ए की तरफ, लेकिन अराइव्स कर गया एट साइड बी। देखो स्टार्ट ए से हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, ए पॉइंट से हुआ, और कहाँ तक पहुंचना था उसको, बी तक पहुंचना था। तो सिंपल सी बात, ए से स्टार्ट हुआ और बी तक पहुंचा दिया हमने। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, और यही सीक्वेंस बार बार रिपीट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, कि तुम्हारा जो एक्सॉन है उसकी लंबाई कितनी है। अगर ज़्यादा लंबाई होगी तो बार बार यही रिपीट होता रहेगा, यही रिपीट होता रहेगा, ए टू बी और बी टू सी, और इनर में ए से बी जाएगा, आउटर में बी टू सी जाएगा, और फिर अराइव हो जाएगा ए से बी की तरफ। ठीक है, क्या हो जाएगा अराइव, एक्शन, यानी कि इम्पल्स अराइव हो जाएगा ए पर और चला जाएगा बी पर। और ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी एक्सॉन की लेंथ कितनी लंबी है। अगर लेंथ ज़्यादा लंबी होगी तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा, और लेंथ थोड़ी सी कम है तो समझ रहे हो, रुक जाएगा। ओके, एंड कंसिक्वेंसली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और साथ ही साथ तुम्हारा जो इम्पल्स है वो भी कंडक्ट होगा, यानी कि वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा जहां पर करंट नहीं पहुंचा है। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करो, जैसे कि कंडक्शन तुमने पढ़ा होगा। कंडक्शन में क्या होता है कि जो तुम्हारी लोहे की रॉड है, अगर मैंने वहां पर गर्म किया किसी भी एक पॉइंट को, लोहे की रॉड को, तो दूसरा पॉइंट अपने आप गर्म होने लगता है, तो वो क्या हो रहा है, कंडक्शन ही तो हो रहा है। तो ऐसे इसमें भी हो रहा है कि जहां पर तुम्हारे पास इम्पल्स जनरेट हो रखा है वहां पर तो ठीक है, लेकिन अब उस इम्पल्स को मेरे को आगे की तरफ बढ़ाना है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कंसिक्वेंसली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, लगातार जो इम्पल्स होगा वो कंडक्ट करेगा आगे की तरफ। ओके,
The rise in the stimulus induced permeability to Na plus is extremely short. क्या बोल रहा है कि स्टिमुलस और इंड्यूस परमेबिलिटी जो है सोडियम की वो थोड़ी सी शॉर्ट है. एक्सट्रीमली का मतलब खास शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है, बहुत कम टाइम के लिए. इट इज़ क्विकली फॉलो बाय द राइस परमेबिलिटी टू पोटेशियम. लेकिन पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा है. राइस का मतलब होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. ये बोल रहे हैं बिल्कुल एक सेकेंड पे, ठीक है, एक सेकेंड में ऐसा हो जाता है. पोटेशियम डिफ्यूज हो जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के. डिफ्यूज का मतलब पता होगा यार, बाहर निकल जाना, मतलब बह के आराम आराम से छन के. Okay, and registers the resting potential of the membrane at the site of excitation and fiber become once more responsive to further stimulation. अब ये बोल रहा है कि इतना काम हो गया, अब वो रजिस्टर हो जाएगा, रेस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, सारे के सारे पोटेंशियल जो है वो सब रुक जाएंगे और वापस से वो अपनी मेम्ब्रेन साइड ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव, और वापस से वो ऐसी न्यूरॉन्स बन जाएगी कि अगर तुमने उसको दोबारा से छुआ तो वापस से वो रिस्पॉन्स करने लगेगी, वापस से उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. मेरी बात समझ गए? तो ये बोल रहा है टू फर्दर स्टिमुलेशन. अगर दोबारा से तुम उसको स्टिमुलेट कराओगे या उत्साहित कराओगे या उसको चढ़ाओगे, समझ लो, एक तरीके से चढ़ाना बोल सकता हूँ मैं, कि तुमने जाके छू दिया किसी भी न्यूरॉन को तो वो चढ़ गई, लो भाई उसके अंदर इम्पल्स जनरेट हो गया, तो वापस से वो फ्री स्टेट में आके वापस से चलने लगेगी. ओके यार, लाइक मारो यार, कैसे हो यार. आगे देखो, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. इम्पल्सेस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है. अब तुमने वो देखा होगा वॉकी टॉकी में ट्रांसमीटर आता है, ट्रांस रिसीवर आते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है कि हमारा जो इम्पल्स है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक जगह से दूसरे उसमें. लेकिन एक अच्छा वर्ड जो है वो ट्रांसमिशन है, ठीक है. अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड. एक नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिटेड होता है एक जगह से दूसरी जगह में, फ्रॉम वन न्यूरॉन, बोल रहा ना, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, थ्रू जंक्शन. भाई बीच में एक जंक्शन आ रही है, जंक्शन, समझ पा रहे हो, कॉल्ड सिनेप्सिस. उस जंक्शन को अपना क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं. यानी कि एक इम्पल्स को अगर मुझे दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है तो उसके बीच में मेरे को एक सिनेप्सिस देखने को मिलेगी. अ सिनेप्सिस इज फाउंड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ये बोल रहा है कि एक सिनेप्स जो बन रहा है, एक सिनेप्स जो बन रहा है वो मिलके बन रहा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से. देखो तुमने ये वाला चैप्टर पढ़ा रखा होना चाहिए, मतलब टीचर से पढ़वा होना चाहिए, तो तुम्हारे को ये वाली बात पता होगी. यहाँ पे जो सिनेप्टिक न्यूब है, तो यहाँ पर एक हमारे पास प्री आता है, एक पोस्ट आता है. अगर दो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं तो वही बात बोल रहा है कि हमारे पास दो हैं, एक प्री पहले वाला सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट जो बाद में आया. तो अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, मे और मे नॉट, पता नहीं क्या बोल रहा है. ये कहना चाह रहा मैं बता रहा हूँ, ये बोल रहा है कि दो तुम्हारे पास न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स में एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन आ रहा है, दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आ रहा है, तो उनके बीच में गैप हो भी सकती है या गैप नहीं भी हो सकती है. अगर गैप है, ठीक है, और मतलब उस गैप की वजह से दोनों अलग हो रहे हैं, उसको हम बोल देंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट. नहीं समझ पाए मेरी बात? नहीं समझ पाया लग रहा. देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि लाइक ये है और तुम्हारे पास एक और ये है, ठीक है, तो इसके बीच में इफ अगर गैप है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये गैप है, देन तुम बोलोगे दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या बोलोगे उसको? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अगर नहीं, ये अब ये क्या बोल रहा है कि हो भी सकती है या नहीं हो सकती है. अगर है तो हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसको उससे नाम नहीं बताया भी हमारी एनसीईआरटी ने. लेकिन हाँ, अगर तुम न्यूरॉन के ऊपर स्टडी करोगे बड़े क्लासेस में आके, तब शायद तुम्हारे को बता सकते हैं, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस. ये बोल रहा है कि दो तरीके से सिनेप्सिस होते हैं हमारे पास, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस. ओके, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस को हम ब्लू में कर देते हैं, एंड अ केमिकल सिनेप्सिस. देखो दो तरीके के हमारे पास सिनेप्सिस हो गए, एक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से तुम्हें पता लगना चाहिए, और दूसरा है केमिकल, केमिकल से पता लगना चाहिए. एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. ये क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होंगे, कौन से होंगे बेटे? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस का मतलब होता है कि वो सिनेप्स जिसके अंदर करंट बहे, ठीक है,
और उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो प्री और पोस्ट वाले सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में बहुत ही करीब होंगे, यानी कि वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि अभी मैंने इतना गैप रखा है, इतना गैप ना होकर ये इतना करीब होगा कि भाई इनको यहाँ पे बीच में क्लेफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी इसमें टीचर्स जो है वो ऐसे करके दिखा भी देते हैं कि करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ से बहुत जल्दी फ्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम उस पर बात नहीं करने वाले, हम यही बताने वाले हैं कि जो दो सिनेप्सिस हैं वो बहुत ज़्यादा करीब होंगे, बहुत ज़्यादा चिपके हुए होंगे, ठीक है, जिससे कि इजीली तरीके से उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द सिनेप्सिस। बोल दिया उसने कि अगर भाई करीब में कोई भी चीज़ है तो तुम उसको बहुत ही आसानी से दे सकते हो, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हो सकता है, जैसे कि तुमने देखा होगा बसों के अंदर जेब कड़े आती है तो वो ऐसे तो होता है, जो चोर होता है तुम्हारे पास में ही खड़ा होता है कभी एकदम चिपक के, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स समझ लो कि वो तुम्हारे पैसे ऐसे निकाल लेगा कि पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो चीज़ करीब में होना चाहिए और काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे देखो, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग सिंगल एक्सॉन। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के द्वारा अगर हमारा इम्पल्स कंडक्शन करा रहा है तो ये बहुत ही सिमिलर है जैसे कि तुम्हारा पहले तुमने अभी पढ़ाई करी थी एक्सॉन में, जैसे कि एक्सॉन में हो रहा था कि एक करंट से दूसरे करंट में एक्सॉन, हमारे यार ये नहीं थे एक्सॉन, ठीक है, इस एक्सॉन से ऐसे करके करंट इधर आएगा, कूद के इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे ही ये बोल रहा है कि इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि उसमें एक्सॉन में हुआ था, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। आगे देखो, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। अब ये बात अगर तुम याद रख रहे हो तो इसका मतलब तुम समझ लो कि तुम्हारा माइंड कैसा है, ठीक है। देन दैट अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। ये वाली लाइन हमें याद रख लेनी चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं वो भाई इतने ख़ास तरीके से नहीं पाए जाते। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, रेयर केस है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, रेयर केस है कि ये होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ओके, आगे देखो, एट केमिकल सिनेप्स, अब अभी हमने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात की थी, अब हम बात करते हैं एट अ केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स में देख लो क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोला है इसने कि इसके अंदर भाई केमिकल आना ही चाहिए। जब हमने केमिकल का नाम पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसमें तार थोड़ी चलेगा, ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमारे पास कोई ना कोई केमिकल मिलने वाला है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और इनके बीच में जो फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, यानी कि खाली जगह होती है, लेकिन वो खाली जगह भरी हुई होती है किसी ना किसी फ्लूइड से। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो उस जगह को हम बोल रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में होती है। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये बोल रहा है क्या तुम ये बता सकते हो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट कराते हैं, यानी कि पहला वाला जो है वो ट्रांसमिट कराता है पोस्ट वाले में किस तरीके से? अरे वाह, वही तो पढ़ रहे हैं। अब देखो, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। भाई किसके तरीके से करा रहा है वो? केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारे पास केमिकल होगा तो तुम ट्रांसमिट कर सकते हो उस इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के अंदर। अदरवाइज वो तुम्हारा जो इम्पल्स है या जो तुम्हारा एक्शन है वो नहीं जा पाएगा दूसरे न्यूरॉन के पास, क्योंकि तुम्हारे पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलना बंद हो जाते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इंसान सेंस नहीं कर पाता है कि मुझे कोई छू रहा है या नहीं छू रहा है, मैं किस चीज़ को छू रहा हूँ, तो वो पैरालिसिस के केस में आ जाता है। आगे देखो, आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दीज सिनेप्स। ये बोल रहा है कि सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए इम्पल्स ऑफ दी सिनेप्स, इन सिनेप्सिस के द्वारा। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल फील्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। ये बोल रहा है कि जो टर्मिनल होता है वो कंटेन भरा हुआ होता है एक वेसिकल फील्ड से, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्सॉन, जब भी एक्शन पोटेंशियल अराइव आता है टू एट द एक्सॉन पर, एक्सॉन टर्मिनल पर, इट इज स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करा देता है, उत्साहित करा देता है द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स को टूवर्ड द मेम्ब्रेन की तरफ, वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा, जो कि फ्यूज कर लेता है प्लाज्मा के द्वारा। अब ये महान सा चित्र है, इसमें कुछ धसा हुआ दिख रहा है मेरे को, तुम्हारे को पता नहीं क्या दिख रहा है।
लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ अजीब सा दिख रहा है स्ट्रक्चर। देख लो ये भाई, ये कुछ ऊपर से रॉड आई, ये इधर सूज गया है, तो जो ऊपर से हरी हरी दिख रही है तुम्हारे को हम एक्सॉन बोलते हैं। ये एक्सॉन का टर्मिनल हो गया, ठीक है। टर्मिनल का मतलब समझ दो, एंड वाला पॉइंट। ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। ये सिनेप्टिक वेसाइकल का मतलब तुम समझ दो एक तरीके से कैप्सूल टाइप के बोल सकते हो या सर्कल टाइप के बोल सकते हो। इनके अंदर जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ये गुल्ले दिखाई दे रहे हैं, हाँ यहाँ पे लिखा देखो न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर को ये लेके आएंगे, इस वाली मेम्ब्रेन पे आके ये खोल देंगे अपने आप को। तो यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये खाली जगह है और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होगा। और ये दूसरा वाला न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके। ये हमारे पास रिसेप्टर्स हो गए और इन तीनों को हम तीनों को मिला के बोलते हैं सिनेप्सिस। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक को मिलाकर हम बोलते हैं सिनेप्स, ओके। क्लियर? ठीक है भाई, सब्सक्राइब करो यार। इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये बोल रहा है कि मेम्ब्रेन और रिलीज कर देगी न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पे भी कर रही थी ना ये देखो, ये आके यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। और जो तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो बाइंड कर जाएगा स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। देखो अभी देखे थे ना यार, क्या बार बताऊँ मैं तुम्हारे को, ये रिसेप्टर से इनसे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो पाए जाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो जनरेट कर देगा एक और इम्पल्स दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर। दूसरे वाले न्यूरॉन का मतलब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी एदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, यानी कि जो नया पोटेंशियल स्टार्ट होगा या तो वो एक्साइटेटरी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो भी मतलब आगे को बढ़ाने की कोशिश करेगा, या वो इनहिबिट यानी कि वो वहाँ पर रोक भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को बस मैसेज भेज रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कभी ना कभी वो जो तुम्हारा इम्पल्स है वो रुक जाएगा या फिर वो एक्साइटेड होकर दूसरे न्यूरॉन में चले जाएगा। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, देखो द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये बोल रहा है कि जो ब्रेन है वो एक सेंट्रल है इंफॉर्मेशन का, यानी कि सबसे बड़ा जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है या हमारे को कोई भी चीज़ बतलाता है वो हमारा ब्रेन है। प्रोसेसिंग, और वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करेगा, समझेगा। ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन जो है वो ब्रेन है। एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और ये एक्ट इस तरीके से करता है जैसे कि एक कमांड दी हो किसी ने और दूसरा उस कमांड को वो कंट्रोल कर दे, ठीक है। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। वॉलेंट्री दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट और एक होता है हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट हम उसको बोलते हैं जो मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंगली हो, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूँ तो ये मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट होगा वो वॉलेंट्री मूवमेंट होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, ये बोल रहा है कि अगर हम इनवॉलेंट्री की बात करेंगे, देखो बैलेंस हो गया बॉडी का, ये कौन करेगा, वॉलेंट्री करेगा। लेकिन अगर हम इनवॉलेंट्री ऑर्गन की बात करेंगे जैसे कि लंग्स, हार्ट्स, किडनी, ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, यानी कि इनको तुम चाह कर भी नहीं रोक पाओगे। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा दिल अब काम करना बंद कर दे, तो ये दिल जो है वो काम करना बंद नहीं कर पाएगा मेरे ब्रेन के हिसाब से। बिकॉज क्योंकि ये जो है इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ओके। थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर। मेरा बॉडी का टेम्परेचर भी मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, मैं चाह रहा हूँ मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर वो 100 डिग्री हो जाए, वो या 101 हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा भाई, समझ पा रहे हो। अगर ऐसा होगा तो इंसान अपने आप कुछ भी सोच के मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंट्रोल करेगा। हंगर, भूख को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तुम, सोच रहे हो कि हमें भूख ना लगे लेकिन भूख लगना ही है। थ्रस्ट, प्यास, अगर तुम सोच रहे हो कि हमें प्यास नहीं लगे, प्यास को लगना ही लगना भाई, कितना भी सोच लो, कितनी भी रोकने की कोशिश करो, प्यास लगेगी। कार्डियन, 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी, और जो हमारा दिल 24 आवर चलता है वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, उसके अंदर कोई भी रुकावटें नहीं आने वाली है, बिकॉज क्योंकि ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, और कुछ
जैसे कि ग्लैंड्स हो गए हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन के बारे में भी हमने बात कर रखी है, लेकिन अभी मैं वापस से बताता हूँ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने हार्मोन को किसी डक्ट के द्वारा बाहर भेजे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर हम एंडोक्राइन की बात करेंगे तो वो ग्लैंड्स जो बिना डक्ट के अपने हार्मोन को उसी जगह पर रिलीज कर जहाँ पर वो पाई जा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज़ आल्सो द साइट, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ, जैसे तुमने चोरी कर ली तो तुम्हारा फेस जहाँ तक रिवील कर देगा कि तुमने चोरी की है तो तुम पकड़ जाओगे, तो तुम उस चीज़ को छुपा नहीं सकते। समझ गए मेरी बात। इट इज़ आल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, और ये भी एक तरीके की साइट है जिसके हम दोबारा विजन कर सकते हैं। यानी कि ब्रेन की बात चल रही है कि ब्रेन के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ से हम विज़न कर सकते हैं, हेयरिंग सुन सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं, मेमोरी किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, इंटेलिजेंस चालाकी, इमोशंस एंड थॉट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्केल। जो इंसान का ब्रेन है वो भाई साहब प्रोटेक्ट है किसके द्वारा, एक स्केल के द्वारा, एक खोपड़ी के द्वारा। इनसाइड द स्केल, इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंगस। ये बोल रहा है कि जो हमारा ब्रेन है वो कवर्ड है एक लेयर से जिसका नाम है क्रेनियल मेनिंगस। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड डोरा मैटर। अगर हम बात करेंगे कि क्रेनियल मेनिंगस को मिलाकर जो बाहर वाली परत होती है उसको हम बोलते हैं डोरा मैटर। क्या बोलते हैं? डोरा मैटर। अ वेरी थिन मिडिल लेयर, अगर हम दूसरी लेयर की बात करेंगे जो बीच में पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्किनॉइड्स। ठीक है, एंड द इनर लेयर, और अगर हम अंदर की लेयर की बात करेंगे विच इज़ कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, जो सीधे के सीधे कॉन्टैक्ट करती है ब्रेन टिश्यू से, डेट इज़ कॉल्ड पिया मैटर। ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन से कौन सी वाली लेयर कॉन्टैक्ट करती है, दैट इज़ द पिया मैटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये बोल रहा है कि जो ब्रेन है उसको हमने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर हो गई बात? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फोर ब्रेन, द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या तुम अगर याद करना चाह रहे हो तो ये आएगा कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसके कितने पार्ट्स होते हैं या कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो मिलकर बना है सेरिब्रम से, थैलमस से एंड हाइपोथैलमस से। सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट, सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू 2 हाफ विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये बोल रहा है कि एक गहरा सा क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से डिवाइड करने वाला चीज़ है या एक तरीके से एक हिस्सा है जो उन दोनों ब्रेन को अलग करेगा या सेरिब्रम को अलग करेगा लॉन्गिट्यूडनली इनटू द हाफ, आधे आधे में, विच आर टर्म, जिसको हमने नाम दिया है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट, और जो हेमिस्फीयर है वो कनेक्ट हो जाएगा एक ट्रैक्ट से जिसका नाम है नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस क्लोजम। कॉर्पस क्लोजम से हेमिस्फीयर कनेक्ट हो जाएगा। हम ये भी तुम्हारे को स्ट्रक्चर में दिखाने वाले हैं, तो घबराओ मत कि कैसी बातें चल रही है। द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये बोल रहा है कि जो लेयर है वो कवर करती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, और वो ऐसी जगह फेंकती है या ऐसी जगह निकलती है जिसको हम प्रोमिनेंट फोल्ड कहते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, चलो मैं तुम्हारे को स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर 3 ब्रेन आते हैं। फोर ब्रेन के अंदर कितने ब्रेन आते हैं? 3 ब्रेन आते हैं। तो पहला हमारे पास सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस, तीसरा है हाइपोथैलमस। ठीक है, तो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। तो ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम को एक दूसरे से जो डिवाइड कर रहा है लेफ्ट एंड राइट में, तो वो हमारे पास है कॉर्पस क्लोजम। कॉर्पस क्लोजम जो है इसके द्वारा ये हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइड हो रहा है, और ये कहलाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आधा स्फीयर, आधा जो डिवाइड कर देगा बीच में से। सेरिब्रल हेमी का मतलब होता है आधा स्फीयर। ठीक है, ओके आगे देख लो। एंड इन द थ्रोन, ओके, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज इन द ग्रे। अब ये बोल रहा है कि सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होगा वो हल्का कैसे कलर का होने वाला है? ग्रे मैटर का होने वाला है, ड्यू टू द ग्रेश अपीयरेंस,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रे मैटर है, इसकी वजह से ये अपीयरेंस जो शो करता है वो ग्रेश कलर की शो करता है। यानी कि एक ऐसा मैटर, या मैं ऐसा कह सकता हूँ एक ऐसा पदार्थ जो ग्रे कलर में है, उसके वजह से जो सेरेब्रल का कलर है वो ग्रेश कलर का दिखाई देता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज़ आर कंसनट्रेटेड, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होती है, हेयर गिविंग द कलर, चूँकि कलर देती है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, ये बोल रहा है सेरेब्रल का कॉर्टेक्स जो होता है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मोटर एरियाज हम बोल सकते हैं, सेंसरी एरियाज, लार्ज रीजन्स दैट आर द नेदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन्फेक्शन, और जो ज़्यादा बड़ा पोर्शन है वो ना ही क्लियरली तरीके से सेंसरी के काम में आता है और ना ही क्लियरली तरीके से मोटर के काम में आता है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा है जो मोटर और सेंसरी एरियाज़ के काम में आता है। द रीजन कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरियाज, और इस रीजन को हम कहते हैं एसोसिएशन एरियाज, यानी कि जो हमारे को क्लियरली अभी नहीं पता लगा उसको हम बोल रहे हैं एसोसिएशन एरियाज, ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, ये बोल रहा है कि अभी हमने जिसकी बात की कि ये जो नॉर मोटर है और नेदरा सेंसरी, ना ही वो सेंसरी है, ठीक है। तो ये वाली बात को अब ये बोल रहा है कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, यानी कि वो सेंसर के बीच में कुछ ना कुछ दखल करेगा, एक मैसेज को दूसरे सेंस ऑर्गन तक पहुंचाना या सेंस न्यूरॉन तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी हो गया, एंड कम्युनिकेशन, ये चीज़ें उसमें पाई जाएंगी। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट, अब ये बोल रहा है कि फाइबर्स जो हैं वो ट्रैक्ट, उसका जो रास्ता है पूरा का पूरा कवर्ड है, किसके द्वारा? माइलिन शीट के द्वारा, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो मिलकर बनाती हैं इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि एक ब्रेन का हेमिस्फीयर बना लेंगे। दे गिव एन ओपैक्यू वाइट अपीयरेंस, वो एक तरीके का कठोर सा अपीयरेंस दिखाते हैं जिसको हम ओपैक्यू बोलते हैं, और टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड वाइट मैटर, और उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। तो दो तरीके के मैटर होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्रे मैटर, दूसरा होता है वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर जो होता है वो ग्रेश कलर का अपीयरेंस दिखाता है और वो थोड़ा कंसनट्रेटेड भी होता है, और जो हमारा वाइट मैटर होता है वो सेरेब्रल के अंदर पाया जाता है, जो कठोर होता है थोड़ा सा, और ये जो है एक्सॉन आते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स के, ठीक है। द सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस, सेरेब्रम सब तरफ से ढक के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। यानी कि ऊपर सेरेब्रम होगा, जैसे कि अभी मैं तुम्हारे को दिखाऊँ, तो ये सेरेब्रम, ये देखो रैप कर गया इसके ऊपर, अब इसके नीचे जाके थैलेमस बना रहा है, ठीक है। ये बात बोलना चाह रहा है कि इसके ऊपर जो रैप कर रहा है वो सेरेब्रम है, लेकिन इसके नीचे जो है वो थैलेमस है, ठीक है। विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग मतलब एक साथ काम करने वाला सेंटर, सेंसरी भी करेगा और साथ ही साथ मोटर भी दे देगा फटाक से, मतलब सेंस कर लिया और उस सेंस करने के बाद उसका रिस्पांस भी करेगा कि भाई मैंने तुम्हारे को चाटा मार दिया, तो फटाक से रिस्पांस कर देगा कि हाँ भाई इस इंसान ने चाटा मारा, या तुम्हारे दोस्त ने मार दिया तो तुम्हारे दोस्त को बता देगा तुम्हारा। विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये बोल रहा है कि ये जो है हमारे पास ये बहुत बड़ा वाला कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो एक ही साथ सेंस भी कर लेता है और मोटर की तरह भी काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ को एहसास भी कर लेगा और उसका रिस्पांस भी दे देगा, एक्शन भी जनरेट कर देगा फटाक से। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ये पाया जाता है थैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस कहाँ हो सकता है भाई? हाइपो नीचे, ठीक है। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, अर्जेंट ईटिंग और अर्जेंट ड्रिंकिंग, ये लाइन मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी, और इसको हमने और भी ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिसको हम बोल रहे हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये एक तरीके के हार्मोन को रिलीज करती हैं सेल्स जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अंदर के सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमेगडाला, वो क्या करता है किसी भी चीज़ को इमोशनली या कोई भी ऐसी बात हो गई तो तुम बिल्कुल इमोशंस में पहुंच जाओगे, ठीक है, एकदम सैड हो जाओगे। लेकिन हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारे को थोड़ी सी चालाकी दिखाता है, थोड़ा सा अच्छे काम में मदद करता है, या मैं बोल सकता हूँ हिप्पोकैम्पस का जो फंक्शन है वो एक तरीके से मेमोरी का काम करता है, किसी भी चीज़ को याद करने में हमारे को हेल्प करता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब,
अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लें जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक लोब या हम बोल सकते हैं लिम्बिक सिस्टम, अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज़ इन्वॉल्व इट रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। यह बोल रहा है कि हाइपोथैलेमस को मिलाकर ये हमारे को रेगुलेट कराता है सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर कि तुम्हारा सेक्सुअल बिहेव किस तरीके का है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, अब ये बोल रहा है कि इसमें हमारे को एक्सप्रेशन हो जाएगा इमोशनल का, ठीक है, किस में हो जाएगा, एम्बिगडाला में। और हमारे को इसमें देखो क्या बोल रहा है, एग्जांपल हो गया एक्साइटेडमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे हिप्पोकैम्पस के थे और मोटिवेशन ये हमारा हिप्पोकैम्पस का था, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो पता होना चाहिए। आगे देख लो मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो होता है वो पाया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, ऑफ द फोर ब्रेन के, एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। पोन्स जो है वो हिंड ब्रेन के अंदर होता है। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट, और उसकी जो एक कैनाल बनती है, एक जो पाइप बनता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ये पास होती है मिड ब्रेन के द्वारा। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मैनी ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स। उसके अंदर 4 तरीके के लोब्स होते हैं, कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसको हम क्या बोलते हैं, 4 तरीके के राउंड स्वेलिंग सूजे वाले हिस्से होते हैं, उनको अपना बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। ओके ये इसमें हमारे को शायद आंखों से जो विजन है वो 2 लोब होते हैं और जो सुनने वाले होते हैं 2 वो लोब होते हैं, तो 4 लोब इस तरीके से होते हैं। आगे देख लो हिंड ब्रेन। द हिंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, सेरिब्रम एंड पोन्स। हिंड ब्रेन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला, ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको हम ये भी कह सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर। पोन्स जो मिल के बन रहा है वो किससे बन रहा है, फाइबर्स ट्रैक से, डेट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन, और वो अलग अलग रीजन से कनेक्ट होगा ब्रेन के। सेरिब्रम हैज़ वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस। सेरिब्रम के पास बहुत ही कन्वोल्यूटेड सरफेस होगा। इन अदर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स, और काफ़ी सारी स्पेस छोड़ी जाएगी दूसरे न्यूरॉन के लिए। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, और जो मेडुला होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होगा। कहाँ गया, ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो देखो ब्रेन के अंदर मेडुला है, मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। द मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, मेडुला कंटेन्स सेंटर है जो कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर को, रिफ्लेक्सेस को, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को। ये सारा का सारा जो है वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम एंड मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बोल रहा है कि ब्रेन स्टेम जो बन रही है मिलके वो मिड ब्रेन से, पोन से और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर एक हमारे पास ब्रेन स्टेम बन रही है। ओके, ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम का काम यह है कि कनेक्शन कराएगी किस किस के बीच में, ब्रेन के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ओके, तो अभी हमारा जो चैप्टर था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई है तो मेरे को बता सकते हो। और अभी तक मेरे लेक्चर्स देख रहे हो या हमारी वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इफ़ यू गॉट एनी मिस्टेक तो मेरे को बता सकते हो कि ये दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि सेरिब्रल हमारा ये तो हो गया था, ये हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये वाली डक्ट देखो मैं तुम्हारे को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, एक्विडक्ट होता है, ये फ्लूइड होता है एक तरीके का। अगर ये फ्लूइड बढ़ जाता है ना, और ये हाइपोथैलेमस में भी फ्लूइड बढ़ जाता है, इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो अब जाकर तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट का टेम्परेचर लो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो मिड ब्रेन हो गया तुम्हारे पास, और यहाँ पर हमारे पास हिंड ब्रेन हो गया, और ये स्पाइनल कॉर्ड होगी। मिड ब्रेन के अंदर हमने ये देख लिया था, और हिंड ब्रेन में हमारे पास पोन, सेरिब्रम, मेडुला आ रहा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो नीचे वाला हिस्सा है ये है, और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा एक ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, और आने वाले टाइम में हम नोट्स भी लेके आएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स लेके आएंगे, ठीक है। उससे इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं सेव करके रख लेता हूँ हाईलाइट वाली। और अगर तुम मेरी वीडियो को यार पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, दैट्स गिव मी मोटिवेशन एंड आई विल मेक अ गुड कंटेंट फॉर यू। ओके, लेट्स मिलते हैं अगली वीडियो में।